नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, बिहार में चुनाव के परिणामों का जो इंतजार हो रहा था, आज फाइनली वो नतीजे आ गए। मैसिव विक्ट्री के साथ एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई लगातार सरकार बनाने की दिशा में बढ़ चली है। एक ऐसी जीत जिसे अब हवा या लहर कहना शायद ठीक नहीं होगा। अब वो कुछ आंधी तूफान सुनामी टाइप की चीज दिखाई देने लगी है। एग्जिट पोल ने जो आंकड़ा सेट किया था वो भी काफी हद तक दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अमित शाह ने तो 160 सीटों की ही बात कही थी, लेकिन आंकड़ा तो 200 प्लस जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में क्या मान लिया जाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपने इस इम्तिहान में भी पास हो गए। अमित शाह की तरफ से नंबर तो पूरे में पूरे मिलेंगे। आगे आने वाले चुनाव के का जो है उन्होंने एक ट्रेलर भी दिखा दिया कि तुम कुछ कर लो, ईड़ी रगड़ लो या नाक, जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही। प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये निश्चित तौर पर जिसको कहते हैं ना कि विक्ट्री विद फ्लाइंग कलर्स। और ये अगर आप प्राइमा फेसी देखें अभी तक, क्योंकि फाइनल रिजल्ट्स अभी लगातार उस तरफ बढ़ रहे हैं, फाइनल अभी हुए नहीं रिजल्ट्स, बहुत कम रिजल्ट आए अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं। वैसी सूरत में अगर आप इसको देखें तो निश्चित तौर पर ये जो ज्ञानेश गुप्ता है, ये जो अमित शाह की और मोदी जी की उनके ऊपर उम्मीदें थी, उसमें ही हैज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। उनके नेतृत्व में, हालांकि दिल्ली का भी आपको ध्यान होगा, फरवरी में जो चुनाव हुआ था उस समय ये नए नए आए थे, 19 जनवरी को इन्होंने ज्वाइन किया था एससीईसी। तो 7 फरवरी को पोलिंग थी। लेकिन बिहार का चुनाव आप कह सकते हैं सीधे सीधे इनके नेतृत्व में, इनकी अगुवाई में चुनाव आयोग ने करवाया। और किस तरीके से करवाया वो सारे देश के सामने है। क्यों? पूरे बिहार के अंदर 243 कंस्टिट्यूंसी है और 65 लाख वोट काट मारी। तो उनको अगर आप 243 से बात करोगे तो 26,748 वोट हर कंस्टिट्यूंसी में ऑन एन एवरेज कम हुई। उस सब के अलावा बिहार की जनता का ये मैंडेट, कम से कम इतने लोग ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे थे, किसी ने भी इस चीज को प्रिज्यूम नहीं किया था कि बिहार के अंदर इतनी जबरदस्त प्रो इनकम्बेंसी की लहर। अगर किसी ने भी किया हो तो बताइए, जितने भी ग्राउंड पर लोग थे। तो इस चुनाव के परिणाम में जो कुछ देखा गया था उससे कहीं ज्यादा है। अमित शाह खुद कहा करते कि 160 सीट आएंगे। तो अब इसमें तमाम इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें एड अप हुई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए, जो पूरे 30,000 करोड़ की रेवड़ियां बांटी गई, वो सारी की सारी चीजें अपनी जगह है। उसके बावजूद जो एसआईआर का रोल रहा, वो अपने आप में उसको कोई जुटला नहीं सकता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर इसमें स्टैटिस्टिक्स में जाए, हालांकि फाइनल डेटा अभी वाइंड अप होना है, जो अभी तक की चीजें सामने दिख रही है राम प्रकाश जी, बिहार में एक पार्टी के तौर पे सबसे ज्यादा 30 लाख वोट किसको मिले हैं अभी तक? आरजेडी को। और उसकी सीट कितनी आई है? 34 पर सीमित थी जब मैं और आप बातचीत करना शुरू किया। हो सकता है फिगर्स कुछ बदले हो। 28 लाख वोट पाकर बीजेपी को 84 सीट मिली और 24 लाख वोट पाकर जेडीयू को 76 सीटें मिली। तो आपको क्या इसमें कोई महाराष्ट्र पैटर्न नहीं लगता क्या, कि किस तरीके से डेटा की जिंगलिंग और वो सारी चीजें करके महाराष्ट्र में 40 लाख वोट जोड़े गए थे लोकसभा और विधानसभा के बीच में, और यहाँ 65 लाख वोट काट दिए गए विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन। तो सामान्य चुनाव नहीं है ये, बिल्कुल भी सामान्य चुनाव नहीं है। अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी में जाएंगे तो ये कार्यक्रम शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से। उसके बाद कार्यक्रम गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आया हरियाणा, हरियाणा से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से दिल्ली, दिल्ली के बाद अब बिहार के अंदर आ गए। तो एक बहुत खास तरह का पैटर्न है जिसमें चुनाव आयोग बिल्कुल आंखें मूंद करके वो सारे काम करता जाता है जिसको सत्तारूढ़ दल की जिसकी जरूरत है, और उससे ज्यादा आगे बढ़ करके वो सारी चीजें करती है। जिस तरीके से क्या कहा उसने कि जो एसआईआर था उसको लेकर के जीरो अपील है। फिर क्या कहा कि अब जो रिपोलिंग के लिए जीरो अपील आई है बिहार के अंदर। लेकिन खेल तो कहीं और है ना। खेल तो आपने वोटर सूचियों में कर दिया। खेल तो आपने आंखें मूंद के कर दिया जब फ्रीबीज बट रही थी। 30,000 करोड़ रुपया। अब मुख्यमंत्री कोई भी बने, चाहे भाजपा का बने, चाहे वो अपने नीतीश कुमार बने, क्या बिहार के लोगों को वो 10-10 हजार रुपए मिलेंगे? वो जो चीजें प्रॉमिस की गई हो मिलेंगे? और मिलेंगे तो कहां से मिलेंगे? क्या जो बाकी राज्यों में प्रॉमिस किए थे बीजेपी ने, क्या उन राज्यों के अंदर वो सब कुछ मिल रहा है? जवाब है ना। तो चुनाव जीतने के लिए एक वन टाइम फिनोमिना करके ये डेमोक्रेसी का मजाक नहीं तोड़ के है। इसमें बहुत सारे पहलू आएंगे। अभी एक बार पूरा रिजल्ट आ जाए, इसकी सारी चीजें लेकिन सर खुलेंगी। सर सवाल ये उठता है, हम और आप चाहे जितनी बात कर लें, आखिर ये गलत क्यों है? हमारे देश में लोकतंत्र में मालिक जनता को कहा जाता है, और अगर जनता इसको स्वीकार कर रही है तो फिर ये गलत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया वो गलत क्यों है?
अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो आखिर उन्हीं चीजों का वादा तो उसने भी कर रखा था। तो बात तो फिर वही आती है। मैं ये वोट चोरी से अलग ये चीजें पूछ रहा हूं। बिहार को इस देश में सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक माना जाता था, इसका भरोसा मुझे भी था, आपको भी था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज जो परिस्थिति सामने खड़ा हुई है, अब वो क्या कहती है? क्या समय है मान लिया जाए कि जैसे देश के तमाम हिस्सों की जनता है, बिहार की जनता शायद उससे भी ज्यादा जड़ हो चुकी है, जिसको अपने बच्चों का भविष्य, अपने परिवार में आता हुआ रोजगार, सरकारी नौकरियां, ये सब कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 10,000 रुपए के लालच में, सिर्फ 10,000 रुपए की कीमत पे। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए ये इतना साधारण नहीं है, इसको थोड़ा सा और खोल करके देखिए। मैं कहीं भाजपा आरजेडी या किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं सबसे ज्यादा चिंतित चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर के। चुनाव आयोग को एज ए रेफरी किस तरीके से चुनाव कराना चाहिए, मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। जिस तरीके से चुनाव का आचार आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ी पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक, 6 तारीख को चुनाव घोषित किया जाता है और 26 तारीख को 10 दिन पहले 7,500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार खातों में डालते हैं। उसके बाद चुनाव घोषित होता है 4 बजे 6 तारीख को, और 3 बजे वही कार्यक्रम फिर होता है। 3,500 से भी ज्यादा करोड़ रुपया फिर महिलाओं को डाले जाते हैं, जो फर्स्ट फेज की वोटिंग के बावजूद भी चलता रहा। तो ये चुनाव कराने का अगर तरीका है, अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो माफ कीजिएगा, फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। कोई भी पार्टी देश में कहीं भी, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी विपक्ष में देश में कहीं भी हो, वो तो इस तरीके से नहीं दे सकती। और ये सरकारी खजाना लुटा करके 30,000 करोड़ रुपए, उसके बाद अगर आप चुनाव में उतर रहे हो, तो स्वाभाविक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब हो गया। उसके ऊपर एसआईआर आपने कर दिया, उसके ऊपर जिस तरह की तमाम चीजें होती गई, और कुछ भी कहिए, देखिए हकीकत क्या है, बिहार जैसे गरीब राज्य के अंदर हम सबको उनकी पॉलिटिकल उस पर भरोसा था। आज भी मैं कहता हूं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी जिन महिलाओं के घर में। आप सोचिए, जब एसआईआर हो रही थी, वोटर को फोटो स्टेट कराने के कागज, डॉक्यूमेंट फोटो स्टेट कराने के पैसे नहीं थे। ये रिपोर्ट्स तमाम ग्राउंड पर देखी। अगर उस राज्य में आप इतने बड़े पैमाने पे महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे देंगे, और वो भी चुनाव के बिल्कुल बीच में, बीचों बीच, इधर चुनाव हो रहा है उधर वो हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? और डेटा मैनिपुलेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जो कल्पना जो अमित शाह ने भी नहीं की थी, उन्होंने भी 160 का फिगर दिया था। और इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एनडीए 204 सीटों पर लीड कर रहा है, बीजेपी 92 सीटों पर लीड कर रही है, उसके बाद जेडीयू 81 सीटों पर लीड कर रही है, लोजपा 20 सीटों पर लीड कर रही है। आप सोचिए, जो महाराष्ट्र का स्ट्राइक रेट था, उसके आसपास जाकर के बिहार खड़ा हो गया है, जहां तक विक्ट्री मार्च। ऐसी कोई भी लहर आपको ग्राउंड पे दिखी थी क्या? जो महाराष्ट्र के अंदर जो खेला हुआ था, अब तो सारे देश ने मान लिया कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जिस तरीके से वहां पे वोट बढ़ाए गए थे, यहां वही खेल काट करके किया गया। हो सकता है नीतीश कुमार के प्रति कुछ चीजें, लोगों के प्रति, महिलाओं के मन में 10,000 रुपए में सारी चीजें होंगी, लेकिन क्या आपको ये साधारण चुनाव लगता है जैसे चुनाव इस देश में होते आए? अगर मुझसे पूछेंगे, मुझे आपत्ति नहीं है कि कौन जीता कौन हारा, सवाल इससे नहीं है। मेरी चिंता डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की है। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है राम प्रकाश जी? सवाल केवल इतना सा है। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का फिर, चूंकि मैं बात जनता के पर्सपेक्टिव में, जो मेरा सवाल था, मैं फिर एक जगह पर आकर के खड़ा हो जाता हूं बार बार। मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसको मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं ये पहले भी रही हैं, ये कोई नया नहीं था जो हो रहा है। जनता, इसका मतलब ये साफ होता है कि जनता अब वोट चोरी का मामला स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसके लिए जो है, इसके एवज में बहुत सारे लोग ये बात कह देते हैं कि नहीं देखिए आपकी वोट चोरी के अगेंस्ट यात्रा को कितना समर्थन मिला। वो कोई भी बड़ा नेता जब जाता है, भाई तेजस्वी यादव की रैलियों में अभी जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही थी, वो किसने नहीं देखा है? या तमाम लोगों के उस परिस्थिति में ऐसा होता है कि बहुत भीड़ आती है, वो सब अपनी जगह पर है। अंततोगत्वा अगर बिहार में ये मुद्दे टच कर रहे होते, काम कर रहे होते, इन मुद्दों का असर जनता में चल रहा होता, तो फिर कितने परसेंट का मैनिपुलेशन कर ले जाते? आपका आंकड़ा था कि भाई 10%, 12% तक मैनिपुलेशन हो सकता है। बहुत सारे विश्लेषकों का था कि 10% तक लोग मानते थे, कोई 8 से 10 बताता था, कोई 10 से 12 मानता था। और निश्चित तौर पे कि ठीक है, इतना मैनिपुलेशन संभव है। लेकिन क्या 50% का मैनिपुलेशन हो जाएगा? क्या 40% का? मैं पड़े हुए वोटों की बात कर रहा हूं। क्या 40% का मैनिपुलेशन कर दिया भाजपा ने? और अगर ऐसा था, तो फिर इस बात का भी तो अंदाजा किसी को नहीं था। तो ऐसे में फिर हम उस हवा को, उस लहर को, उस सुनामी को लेकर सवाल क्यों उठाएं कि क्या ये कहीं दिख रहा था?
राम प्रकाश जी, मैं सुनामी, लहर, आंधी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक साधारण कर रहा हूं कि क्या ग्रास रूट पर ऐसी कोई रियल पिक्चर किसी ने देखी थी। सवाल कोई अगर एंटी इनकम्बेंसी विजिबल होती है तो प्रो इनकम्बेंसी भी विजिबल होती है। किसी ने वो इनकम्बेंसी देखी थी, प्रो इनकम्बेंसी? और फिर मैं दोहरा रहा हूं वो बात कि बीजेपी का वोट शेयर 21% है। ध्यान रखिएगा, बीजेपी का वोट शेयर 21% है, वो 87 सीटों पर लीड कर रही है। माफ कीजिएगा, जेडीयू का वोट शेयर 19% है, 79 सीटों पर लीड करे जब मैं और आप बात कर रहे हैं। आरजेडी का वोट शेयर 23% है और वो केवल 31 सीटों पर लीड कर रहे हैं। मैं केवल उसकी बात कर रहा हूं कि क्या ये सारी चीजें, इस पे देखिए डेटा एनालिटिक्स के लोग बात करेंगे, इसके ऊपर सारे लोग बात करेंगे। मैं तो एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते बेसिक सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या बिहार के अंदर ऐसी कोई प्रो इनकम्बेंसी की लहर थी? और अगर लहर थी तो विपक्ष को तो छोड़िए, खुद अमित शाह जी भी खुद ये कह रहे थे एनडीए 160 पर आएगा। फिर ये 203 कैसे आए? कि अमित शाह जी भी उसको गलत वो करके कह रही थी। उनका एजेंडा क्या था? उनका तो वो तो एजेंडा कट्टाकारी सब की बातें करते थे। उन्होंने कौन सा प्रोग्रेसिव एजेंडा बिहार को दिया था? सवाल तो ये है ना। लेकिन उन्हीं के राज एग्जिट के। पोल ने तो आंकड़े दिए थे सर, एग्जिट पोल में एजेंसीज ने आंकड़े दिए थे 200 प्लस के। तो अमित शाह चलिए अपनी जगह पर है, अमित शाह अगर 209 कहे होते तब तो आज तय हो जाता कि भाई जिस तरीके से हम लोग राम मंदिर की बात करते हैं फैसले की, कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इस तरीके का फैसला आएगा और सेम वर्डिक्ट आ जाता है। कई बार होता है कि जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सारे जुगाड़ हो गए, सारे हाँ जी जुगाड़ हो बस। गए थे, तो हम लोग मानते हैं ना उस चीज को। अगर अमित शाह कह देते कि 200 प्लस सीटें आ रही हैं, तब तो सवाल ही खत्म हो गए होते सारे। नहीं राम प्रकाश, देखिए ओवरऑल जो बिहार का जो सामने जनादेश है ना, मैं इसको सामान्य नहीं मानता। ये आउट ऑफ बोर्ड है जाकर के कहीं ना कहीं, चाहे वो कल्पनाएं किसी की भी थी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों की थी, चाहे वो नीतीश कुमार जी की थी, चाहे वो अमित शाह जी की थी, और इवन तेजस्वी यादव की भी थी। आज तेजस्वी अपनी खुद की सीट पर कभी आगे कभी पीछे वो स्थिति लगातार उनकी चल रही है राघोपुर के अंदर, जो मुख्यमंत्री का डिक्लेयर कैंडिडेट है। क्या आपको ये सामान्य बात लगती है क्या? ओवरऑल जो चुनाव का पैटर्न सामने आ रहा है ना राम प्रकाश जी, ये अपने आप में महाराष्ट्र वाली लाइन पे जा रहा है, ये अपने आप में हरियाणा वाली लाइन पे जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी भी विजिबल होती है और प्रो इनकम्बेंसी भी विजिबल होती है। मेरा केवल इतना कहना है। मैं आपको बार बार, आपने कहा वोट परसेंटेज में मैनिपुलेशन, देखिए 8% के आसपास का खेला तो एसआईआर के अंदर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ 65 लाख वोटों के अंदर? उसके बाद 10-10 हजार रुपए कैश की स्कीम कितनी महिलाओं को बांटी गई? सारे देश को पता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1200 करोड़ रुपए इस उसमें, 12,000 करोड़ रुपए इस उसमें बांटे, प्रधानमंत्री जी ने कहा। 12,000 करोड़ का मतलब कितनी महिलाएं होगी जीविका दीदियां थी? उसके अलावा किसानों को लेकर, अपंगों को लेकर, पेंशन फला, ये सारी चीजें, इन सारी फ्रीबीज को लास्ट मोमेंट पे क्यों नहीं रोका गया अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होना था तो? और जो आपने वोट चोरी की बात की ना, देखिए जनता क्या करती है नहीं करती है। वोट चोरी अगर लोगों से नहीं कनेक्ट हो रही होती तो राहुल और तमाम जितनी भीड़ थी, चाहे वो तेजस्वी की भीड़ थी, जो मैं हमेशा कहा करता, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि इस भीड़ को वोट के अंदर कन्वर्ट करके बूथ पे लेकर के आना। अब वो सारी चीजें, वो अब वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है, सबने देखा, हमने भी देखा। लेकिन क्या वो वोटिंग परसेंटेज उनको जिताने में सक्षम था? जवाब है नहीं। तो इसका एक बार पूरा रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उसका पूरा एनालिसिस होगा कि कहां पर किसकी क्या चूक रही, और उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। अभी तो चूंकि काउंटिंग जो है इट्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू, हाफ से थोड़ी सी ज्यादा हुई है। फाइनल डेटा जो पिक्चर उभर के आती है, अभी तो जो मैंने आपको ग्राफ दिया है ये अभी तक का है। इसके बाद की क्या पिक्चर्स होगी, शाम तक वो फाइनल होगा, लेट इवनिंग तक। उसके बाद ज्यादा ऑथेंटिकली हम बात कर सकते हैं कि कहां कहां क्या क्या हुआ है, किस तरह की स्थितियां हुई हैं। ज्यादा तो एनालिस्ट करेंगे उसको, जो डेटा एनालिस्ट करते हैं, लेकिन एक ब्रॉड समझ मैं और आप भी डेवलप कर सकते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या हुआ और कहां किसने मार खाई। विपक्ष की राजनीति में अब क्या बचा है सर, जरा बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर हम समझे तो? नहीं, बिहार में तो आज देखिए हालत ये हो गई है कि जिस तरीके से काउंटिंग आगे बढ़ रही है, खतरा तो ये हो रखा है कि कहीं जो आरजेडी है, कहीं विपक्षी नेता के लिए लड़े लाले ना पड़ जाए, क्योंकि उसके लिए आपको 25 सीटें चाहिएंगी। जिस तरीके से फिगर्स चल रहे हैं अभी ऊपर नीचे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उससे भी महरूम हो जाए। आरजेडी इस समय जब मैं और आप बात करें 27 सीटों पर आगे है केवल, कांग्रेस मात्र 5 सीटों पर आगे, सीपीआईएमएल 1 सीट पे आगे। ये सारी की सारी स्थितियां हैं। और जो बीजेपी का, जो जेडीयू का, जो लोजपा का जो स्ट्राइक रेट है, वो अनप्रेसिडेंटेड है बिहार के अंदर किसी भी पार्टी के लिए। तो ये सारी चीजें, इसमें बिहार में तो विपक्ष बचेगा का विद सो मच लेस नंबर्स। और अब तो हालत ये है कि बीजेपी जैसे चाहे वैसे दौड़ाएगी। बीजेपी के पास अभी जब मैं और आप बात करें 92 सीटें हैं,
उसके बाद 30 सीटें लोजपा के पास भी है। तो अगर जेडीयू के पास बहुत ज्यादा मैन्यूवरिंग का स्कोप इसलिए भी नहीं बचा कि मान लीजिए नीतीश कुमार कोई पलटी मारना चाहे सीएम ना बनने की स्थिति में, तो बाकियों को मिलाकर भी उनकी सरकार नहीं बनती, ऐसी स्थिति आ गई है। तो अपोजिशन तो ओवरऑल एक तरीके से जो थोड़ा मोटा रोल था उसको भी बिहार के लोगों ने बिल्कुल खारिज कर दिया एक तरीके से, अपेरेंटली जो अभी तक के रुझान आ रहे। अब तो यही कह सकते हैं, बाकी फाइनल फिगर आता है तो और ज्यादा बात हो पाएगी। मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं आप सर? अगर ये मैंडेट जो फिलहाल हमारे बात करते वक्त जो रुझान है, अगर मैंडेट में कन्वर्ट हो जाता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं आप? लेकिन राम प्रकाश जी, जो बीजेपी का अब तक का जो स्टैंड रहा है इस पूरे मामले में, उनका महाराष्ट्र में भी यही खेल था और यहां भी यही खेल है कि भाई देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम है। और अब मुझे नहीं लगता कि जेडीयू के पास मैनूवरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप बचा है। जब मैं और आप बात करें उस समय उनकी 81 सीटें हैं, ठीक। लोजपा किसी भी कारण उनके साथ नहीं आएगी, 81 इनकी हैं और आरजेडी की केवल 27 सीट है। कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें हैं। इन सबको भी मिला लो तो भी नीतीश कुमार दूसरी तरफ पलटी मारने से मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो जो बीजेपी का स्टेट रहा है चुनाव से लेकर के अब तक, कि नेतृत्व तो अपने नीतीश कुमार का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, विधायक दल तय करेगा। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, बुला के बता दिया गया था शिंदे को कि देखिए भाई वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो एक स्टेज के बाद में अच्छा नीतीश कुमार की एक तो संख्या बल दूसरी साइड का उनके पक्ष में नहीं, बिल्कुल साफ है। तो जो ये ज्ञानेश वाला जो खेल है ना चुनाव आयोग का, उसने इस चुनाव को लाके यहां खड़ा कर दिया है कि निश्चित तौर पर भाजपा चाहे तो वो 100% अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार को वो अब क्यों ढूंढना चाहेगी? आप केवल ये बताइए। अगर ये डेटा जो अभी जो दिख रहा है 92 बीजेपी और 20 लोजपा, उसके बाद जो बाकी एनडीए के जो अन्य हैं उनमें भी 9 लोग हैं, तो वो किसी भी सूरत के अंदर नीतीश को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? उनकी तो बहुत सालों से दबी कुछ इच्छा थी, जो मैं आप बार बार एसआईआर होने के बाद कहा करते कि जो महाराष्ट्र की इच्छा थी वही बिहार की भी इच्छा है कि किसी भी कीमत पर, लंबे समय से मोदी और शाह की इच्छा थी कि किसी भी कीमत पर बिहार में हमारी सरकार। तो अगर ये एक बार के लिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे। बाकी कोई रणनीति अगर कोई और हो, कोई सम अदर सेंस प्रिवेल्स, वो तो मैं और आप नहीं कह सकते मोदी और शाह किस लाइन पे फैसला करते हैं। हम तो उस बात की चर्चा कर सकते हैं जो इस चुनाव में अब तक होता है कि उन्होंने लगातार नीतीश को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करने से गुरेज किया है। और उनका अब तक का भी इतिहास यही रहा है कि एलाइज को यूज किया है, यूज करके डंप किया है। तो अगला इस बार नंबर मुझे लगता है नीतीश कुमार का है फॉर श्योर। और नीतीश कुमार बहुत ज्यादा मैनूवर करने की स्थिति में नहीं है, न बिहार के अंदर भी और न दिल्ली के अंदर, जहां लोकसभा का मामला है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते हैं, भाजपा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, जैसा अभी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के पास बहुत ऑप्शन बचे नहीं, उनके पास कोई स्कोप बचा नहीं है। अगर नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, नीतीश कुमार नाराज होते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको जेडीयू के अंदर से कितना सपोर्ट मिलता हुआ देख पा रहे हैं आप? वो डिपेंड करेगा फाइनल नंबर से, एक बार कहां टिकते हैं जाकर के। अभी थोड़ा सा फाइनल 19-21 नंबर प्लस माइनस। ऑलमोस्ट तो सर, अभी मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अभी हम जिन रुझानों के समय पर बात कर रहे हैं, अगर वो रुझान कन्वर्ट हो जाते हैं परिणामों में, तो क्योंकि ऐसे मामलों में इस समय 92 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, 81 सीटों पर जेडीयू अभी बैठी हुई है, तो बहुत अंतर है ना। 21 सीटें चिराग पासवान लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो और ये एक बड़ा नंबर होता है, चिराग पासवान और भाजपा को मिला करके बहुत बड़ा नंबर हासिल होता है। और फिर बाकी जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनका दल है, और कुछ निर्दल जो है वो सब मिलाकर के आंकड़ा पूरा कर देते हैं। हाँ नहीं, 9 इंडिपेंडेंट्स अभी दिख रहे हैं। जेडीयू 81 पे है, लोजपा फिर 20 पे आ गई वापस 22 से, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। जेडीयू का आपने कहा कि जेडीयू के अंदर क्या होगा, बेसिकली देखिए बीजेपी जब एक बार तय करेगी कि मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, तो उसके बाद जेडीयू के पास गिवन दीज नंबर्स कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। वो विपक्ष में बैठना चाहेगी तो विपक्ष में बैठी क्या ही ले लेंगे। तो नीतीश कुमार खुद तो डिप्टी सीएम तो बनने से रहे, वो तो एक नाथ शिंदे नहीं है, कम से कम जहां तक अपरेंट लगता है। सेहत भी उनकी उनके साथ नहीं है। हो सकता है उनको दिल्ली की राजनीति में लाके कोई सरल कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे करके आप विश्राम कीजिए, आपकी उम्र बहुत होगी, और उनकी पार्टी से किसी को डिप्टी सीएम बना के राजी कर दिया जाए, उतनी सी बात है। और बीजेपी को जेडीयू की एज ए अलायंस बहुत ज्यादा जरूरत उतनी नहीं है जितनी जेडीयू को सत्ता में बने रहने की है। जहां तक नीतीश का सवाल है, नीतीश ना फिजिकली उतने बढ़िया है ना मेंटली उतने अलर्ट है। तो उनको यही लगेगा कि भाई किसी को अपने यहां से चल के और वो दिल्ली में अपना स्मूथली चीजों को चलाते रहे, विश्राम भी हो जाएगा, उपचार भी हो जाएगा, बाकी सारी चीजें, और सत्ता में भी छोटी मोटी साझेदारी बनी रहेगी। बाकी बीजेपी की सत्ता में किसकी कितनी साझेदारी होती है अलायंस की,
वो आपको अच्छे से पता है, वो महाराष्ट्र का भी पता है, बाकी राज्यों का भी पता है, जहां बीजेपी मतलब सत्ता में है। इनको दिल्ली सेटल करेगी भाजपा। अगर भाजपा को बिहार चाहिए तो नीतीश को दिल्ली सेट करना पड़ेगा। क्यों नहीं, विकल्प हो सकता है, व्हाई नॉट। ये शिंदे नहीं है ना कि सीएम बन के वापस डिप्टी सीएम बन जाएंगे, ये फडणवीस भी हाँ। नहीं है कि सीएम बन के वापस डिप्टी सीएम बन जाए। तो नहीं तो भाजपा उसमें इनको ऑप्शन, क्यों देगी, कुछ भी क्यों देगी? अगर वो सरकार बनाने की हैसियत रखती है, स्थिति में है, अगले अभी कुछ सालों में बिहार में अगले 5 साल चुनाव नहीं होने हैं, देश में अभी 2029 तक चुनाव नहीं होने हैं, तो नीतीश की जरूरत क्यों रहेगी भाजपा को? नहीं नहीं राम प्रकाश जी, कई बार क्या होता है, एक तो दिल्ली की जरूरत है, दिल्ली में थोड़ी सी अल्पमत की सरकार है, फिर एक एलआई को अपने गुड ह्यूमर में रखने में क्या बुराई है? केवल उतनी सी बात है कि एक मैसेज सारे उसमें ये जाता रहे कि देखिए नीतीश भी साथ है, उसको हम साथ लेके हमने बड़ा दिल दिखाया टाइप की चीज। हालांकि मोदी और शाह वो करते नहीं, ये भी मैं साथ कह रहा हूँ, लेकिन जो दिल्ली की मजबूरियां हैं उसमें हो सकता है छोटा मोटा कोई इस तरह का चीज हो सर कि सारा गुडी गुडी करके मोदी शाह थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना चाहे कुछ समय के लिए। सर भस्मासुरों के आशीर्वाद से कौन फलीभूत होता है? आपके हरियाणा में तो इसका उदाहरण है ना। फिर नहीं, हरियाणा फिर में क्यों, सारे कैसे? देश में है भाई, सारे देश में, कहा हाँ। नहीं है। हम्म। जहां इनके एलाइज थे, जहां जो 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 जी। एलाइज थे, सारे घर बैठ करके अपनी चोटों को सहला रहे कि क्या क्या किया बीजेपी ने उनके साथ। तो नीतीश कुमार दैट वे अगर आप सोचे तो संख्या बल तो बहुत बढ़िया लेके आए ना भाई, उम्मीद से भी बेहतर लेकर के आए, जिसकी हम्म। कल्पना उन्होंने भी नहीं की थी। और ये उसी ज्ञानेश कुमार गुप्ता का आभारी होना चाहिए इनको भी, कि बीजेपी के साथ साथ इनका भी कल्याण हो गया। ये है ना सवाल, तो सवाल नहीं तो अदरवाइज क्या था कि वो जो आपके मित्र गए थे इतने बड़े रणनीतिकार पीके, वो तो 25 सीटों का चैलेंज कर रहे थे इनको कि 25 सीट भी हम्म। नहीं आएंगी। तो ये भी तो लाभार्थी है कहीं ना कहीं ज्ञानेश गुप्ता की कवायद के, इसको भी तो स्वीकार हम्म। कीजिए। और बीजेपी को तो सारा पता है कि कैसे सीटें आएंगी। मुझे और आपको तो हो सकता है हम कुछ कहें तो बहुत सारे ट्रोल आ जाएंगे कि इनको रिजल्ट हजम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी को तो पता है ना कि इनकी भी सीटें कैसे आएंगी, और पता नीतीश को नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। अब जितने विपक्ष जिस क्या बड़े, करे सर? अब छोड़िए एनडीए और सत्ता पक्ष की बात, अब हम लोग नहीं करेंगे। अब हम हमको बस ये बताइए कि अब विपक्ष क्या करे, विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचा है? विपक्ष के पास क्या ऑप्शन बचा है? अगर आपने आज ट्वीट देखा हो तो उसमें काफी चीजें क्लियर होती हैं, जो अपने क्या नाम है अखिलेश यादव ने किया है, आपने देखा होगा शायद, मैंने जी भेजा जी। भी होगा आपको। उन्होंने ट्वीट किया आज 14 तारीख को 12:16 में, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। हम्म। बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे जी। हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी, मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। अब जाग रहे हैं इंडिया इंडिया अलायंस का एक बहुत बड़ा ये चीज। और हम आपको हमेशा मैं ये बात कहा करता कि सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो नीचे लेवल पे जो पन्ना प्रमुख काम कर रहे हैं। इस पन्ना प्रमुख वाले मॉडल ने भारतीय जनता पार्टी को एक एहसास दे दिया है, एज दिया है, जो चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो किसी भी चुनाव का कुछ भी कर सकते हैं। हरियाणा का चुनाव तो ओपन एंड शट केस था, सारे के सारे पोमेरियन क्या दिखा रहे थे। बाद में क्या पता लगा उसमें कि 3.5 लाख वोट काट दिए गए बाकायदा पॉइंट कर करके, किसकी सलाह पर? पन्ना प्रमुखों की सलाह पर, जो 100% कांग्रेस के वोटर थे। 3.5 लाख वो काटे और 25 लाख जोड़ दिए। इसको तो अभी तक बीजेपी ने डिस्प्यूट नहीं किया ना, ये किया है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डिस्प्यूट किया है क्या? ये नहीं किया। तो जो उस स्टेट के अंदर, मैं आपको क्या कहा करता कि अगर ये हरियाणा जैसे राज्य में ये मिस एडवेंचर कर सकते हैं तो फिर कोई नहीं बचेगा। और उसके बाद चुनाव गिन लीजिए आप, हरियाणा के बाद किसका हुआ? महाराष्ट्र का। 40 लाख वोट जुड़े, जुड़े कि नहीं जुड़े? और उसके बाद वहां, उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ? केजरीवाल लिस्टें दिखाते रह गए, लोग दिखाते रह गए कि देखिए ये व्यक्ति है, ये यहीं रहता है, इसका वोट काट दिया गया है। दिखाया कि नहीं उन्होंने? कितनी जगह पे क्या कर दिया? चुनाव आयोग पास हैंड इन ग्लव। और वही काम बिहार के अंदर हुआ है। तो आज जो कुछ अखिलेश कह रहे हैं, देखिए बेसिकली क्या है कि विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि वो इस एसआईआर के पक्ष में है या विरोध में है। ये जो चुनाव ज्ञानेश गुप्ता करवा रही है, इससे पहले राजीव अग्रवाल कराया करते, या तो इसके पक्ष में हो या इसके खिलाफ में हो। उनको मिल बैठ करके, सिर जोड़ करके एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी इस सारे खेल को इफेक्टिवली काउंटर करने के लिए। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। सर इसमें इतना ना तो तो, काउंटर कर चुके, इतने खुलासे राहुल गांधी कर चुके, लेकिन फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा है, न सरकार को न ज्ञानेश कुमार गुप्ता को। जनता क्या करे उसमें? जनता भाई देखिए, सड़क पर उतरने की स्थिति में जनता बची नहीं है। वो 5 किलो क्यों? राशन ने जनता का विवेक मार करके खत्म कर दिया है, साफ बात। अब किसी को अच्छा लगे खराब लगे, 5 किलो राशन ने जनता के विवेक को मार करके खत्म कर दिया। 10,000 रुपए लेकर के महिलाओं ने अगर वोट दे दिया है, बेच दिया है, जैसा नीतीश कुमार खुद कह रहे थे,
तो फिर इसके बाद जनता से उम्मीद तो छोड़ दीजिए। अब रही बात स्ट्रेटेजी की, तो राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी पर क्या अब विपक्ष के बाकी दल भरोसा कर पाएंगे एक के बाद एक इतने हार के बाद और कांग्रेस की दुर्दशा देखने के बाद? बिहार में जो राहुल कुछ गांधी हुआ। बिहार में तो राहुल गांधी इज जूनियर पार्टनर। वहां तो मेन पार्टनर कौन है? वहां तो तेजस्वी मेन पार्टनर है। यूपी के अंदर मेन पार्टनर कौन है? वहां पर अखिलेश मेन पार्टनर है। बीजेपी कांग्रेस तो छोटी हो रहेगी। तमिलनाडु में कौन है? स्टालिन मेन पार्टनर है। कांग्रेस इज सर तो स्मॉलर। मुंह तो खोलते हैं इतना बड़ा। सर मुंह तो खोलते हैं इतना बड़ा। यहाँ यूपी में उनको 100 सीटें चाहिए होती है, जहां पर वो 10 सीटें जीतने की हैसियत नहीं, औकात नहीं इन सबों की 10 सीटें। इनफैक्ट सर अगर टिकट खरीदने बेचने की बात ना हो ना, तो ये 10 उम्मीदवार लाके नहीं दे पाएंगे। ये यस, स्थिति है यूपी में कांग्रेस की। दिस इज वहां अ पर फैक्ट। जाकर के जो कुछ हुआ आप देख लीजिए। बिल्कुल आदमी सही कह भेज रहे हैं आप। करके वसूली के लिए बैठाए गए, होटल के बंद कमरों में बैठ करके रिपोर्टें तैयार करके कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय भेज दी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबकी आंखें बंद थी, कान बंद थे, उन तक ये खबरें नहीं पहुंची होंगी। उनको नहीं राम पता कि होटल में बैठ करके ये कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। टिकट राम बेचने के प्रकाश खुले आरोप लगे। राम प्रकाश जी, 61 सीटों पे आप चुनाव लड़ते हो और 5 सीटों पे लीड कर रहे हो जब मैं आप बात कर रहे हैं, तो सारी कहानी तो खुल सामने आ रही है ना कि आपके पास अपना जी। काडर था नहीं। आप उधार के सिंदूर से जो भाजपा करती है वो कांग्रेस कर रही थी। कम से कम हम्म 12 सीटों पर तो सबको पता है कि क्या हुआ था। किस तरीके हम्म से वार के कैंडिडेट, संघ की बैकग्राउंड के कैंडिडेट, दूसरे कैंडिडेट पकड़ पकड़ के रातों रात उनको टिकट दिया गया, किस तरह के आरोप लगे। तो ये तो राहुल गांधी को देखना है ना भाई, उनकी पार्टी का। मैं और आप उनके एडवाइजर थोड़ी। लेट हिम टेक कॉल वट एवर वे ही वांट्स। हम्म बेसिकली क्या है कि 61 सीटों पे चुनाव लड़के और 5 पे जीत करके अगर आप देश फतेह करने की सोच रहे हो, माफ कीजिएगा, तो एक ये दुस्वप्न हो सकता है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ओवरऑल बिल्कुल। विपक्ष को बैठ करके अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे आगे बढ़ाना है। जो चुनाव आयोग पूरे देश में, आप एक चीज सोचिए राम प्रकाश जी, सारी चीजें छोड़ दीजिए, मैं आपको पहले भी एक दिन एक चर्चा कर रहा था। एक छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि बिहार के अंदर पहला एसआईआर कराया गणेश गुप्ता ने, ठीक? और वोटिंग के दौरान उन्होंने कार्यक्रम घोषित कर दिया कि अब ये पूरे देश में होगा। आप इसको छोटी चीज मानते हैं क्या? कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट और कितना बड़ा मिसएडवेंचर। मान लीजिए बिहार के चुनाव में कोई ऊंच नीच हो जाती, कितने मतलब 100% कंफर्म थे अपनी टेक्नोलॉजी को लेके गणेश गुप्ता कि जो मैंने बिहार में एसआईआर की है उसमें बीजेपी कभी नहीं आ सकती। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के इस खेल से राहुल और बाकी विपक्ष सजग होकर के क्या इसको इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है ग्रास रूट पे? उनकी स्ट्रेटेजी केवल इस पे डिपेंड करेगी सफलता। खैर अब मैं इस पर आज चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस समय ऐसा दिख रहा है, बिहार का रिजल्ट ये दिखा रहा है कि जो एसआईआर है उसको जो चुनाव आयोग कह रहा है या जो भाजपा कह रही है कि चुनाव सुधार के क्रम में देखा जाए, मुझे लगता है कि शायद उसको भी अब सकारात्मक लेने की जरूरत है देश को। विपक्ष को भी इस बात की जरूरत है कि ये वोट चोरी और इन सब सब मुद्दों से अगर जनता कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप पहले रिसर्च करिए। और इन सबसे ऊपर मुझे लगता है कि शायद जो मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि राहुल गांधी के लिए ये सही समय है। मोदी जी का राजयोग चल रहा है लगातार मजबूती के साथ। राहुल गांधी के लिए सही समय है, उन्हें हिमालय का रास्ता देख लेना चाहिए। इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।